नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आप सुन रहे हैं माइलस्टोन एक्सप्रेशन और मैं हूं आपकी वेस्ट। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी मम्मा की डायरी, जिसको लिखा है अन्नू सिंह चौधरी जी ने। फिर इस अंदाज से बाहर आई, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। डॉक्टर घोष ने दिवाली तक इंतजार करने को कहा है। पटाखों का शोर कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें अभी भीतर ही रहने दो। हंसते हुए कहती है, दिवाली मतलब 22 अक्टूबर। उतने दिनों तक मैं कैसे रह सकूंगी? उठना बैठना हिलना डुलना मुश्किल है। जब तक कोई हाथ देकर सोफे से खींचकर उठाता नहीं, वहीं पड़ी रहती हूँ। वजन 25 किलो बढ़ गया है। शरीर बेढब हुआ जाता है। रात भर लैक्टोकैलामाइन का डिब्बा साथ लिए होती हूँ। हाथ पैरों में न खुजली बंद होती है न सूजन कम होती है। कई रात तक नींद भी नहीं आई। सूझता ही नहीं कि सोऊं किस करवट। पीठ के बल सो नहीं सकती, करवट लेना मुश्किल है। सारी रात कटने की बेचैनी में बैठी रहती हूँ। 10 अक्टूबर 2006। कल रात से ही धीरे धीरे दर्द हो रहा है। कुछ बेचैनी है, नहीं जानती कि क्या। मेरे भीतर बच्चों का 9वां महीना शुरू भी नहीं हुआ। परेशान हूँ। न मम्मी से मेरी परेशानी देखी जा रही है, न मेरे पति से। सुबह से हॉटलाइन की तरह एसटीडी पर अपनी माँ से 1000 सवाल पूछ चुके हैं। मेरी माँ से पूछने में उलझन महसूस होती होगी, इसीलिए। शुक्र है कल रात ही पापा आ गए, वरना मेरे बदले इन्हें पहले अस्पताल पहुंचना पड़ता, नर्वस ब्रेकडाउन का इलाज कराने के लिए। कैसा दर्द है, कितना तेज है? पतिदेव पूछते हैं। मेरे भीतर कोई मशीन लगी है दर्द नापने वाली, कोई पेनोमीटर? मैं चिढ़कर कहती हूँ। मम्मी तुरंत सफाई देने लगती हैं। नहीं, इसका मतलब है कि अस्पताल जाना पड़ेगा। दर्द से मर जाने का इंतजार करना है तो मत ले जाओ। अब मैं अपनी चिढ़ अपनी माँ पर उतारती हूँ। इतनी देर में पूरे कोलकाता को सूचित कर दिया जाता है। मेरे चाचा चाची, उनके दोस्त, दोस्तों के रिश्तेदार, रिश्तेदारों के दोस्त, सब अस्पताल आने को तैयार हैं और मुझे मालूम ही नहीं कि ये दर्द आखिर है कैसा। मुझे अस्पताल जाना भी चाहिए कि नहीं? कहीं अपच वाला तो नहीं? कोई पूछ बैठता है फोन पर। लोग कैसे कैसे सवाल करते हैं। उनकी गलती भी नहीं है, मैं ही ठीक तरीके से बता नहीं पा रही। पहली बार है मेरा भी, और शुक्र है आखिरी बार भी। डॉक्टर के फोन पर मेरी हालत का ब्यौरा सुनते ही फौरन आने को कहा। खैर, मुझे अस्पताल पहुंचाया जाता है पूरे काफिले के साथ। सबको वेटिंग रूम में छोड़कर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाई जाती हूँ। मैं अकेली हूँ यहाँ कमरे के बाहर। जाने कैसी बेचैनी है। चप्पल खोलकर मैं नंगे पांव फर्श पर चलने लगती हूँ। और ये क्या पहना है मैंने? पापा का कुर्ता। लाल नारंगी रंग के इस कुर्ते को मैं ही तो ले गई थी दिल्ली उनके लिए, अपने नौकरी के दिनों में। किसे पता था इस हाल में ही यही कुर्ती मेरे काम आएगी। बेचैनी बढ़ती जा रही है। आसपास कोई नहीं है, सब वेटिंग रूम में है। दर्द में कोई किसी का नहीं होता। अपने हिस्से का लेबर पेन भी खुद ही झेलना है। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी पीठ सहला दे। मुझे मितली आ रही है, लेकिन इस अस्पताल में माँ को अकेले दर्द बर्दाश्त करने के पहले तैयार कर दिया जाता है शायद। पूरे 35 मिनट के बाद सोनोलॉजिस्ट मुझे अंदर बुलाती हैं। मुझे बेड पर लिटा दिया जाता है। पीठ के बल लेटते ही दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। सोनोलॉजिस्ट मुझसे कुछ पूछ रही हैं और मुझे जवाब नहीं सूझ रहा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। फिर अचानक हरकतें बढ़ जाती हैं। उसका लपक कर फोन तक पहुंचना, डॉक्टर घोष से बातचीत, मेरे चेहरे पर पानी के छींटे और टुकड़ों टुकड़ों में आती आवाज़। 2.5 किलो के हैं दोनों बेबीज। नहीं, एक का मोमेंट कम है। हाँ, सिजेरियन है। जितनी जल्दी हो सके मैं भेजती हूँ ऊपर लेबर रूम में। मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब मैं यहाँ से दोनों को लेकर ही निकलूंगी, अब ये सोचकर। हाँ, ये दर्द अब थोड़ी देर और। व्हील चेयर पर मुझे लेबर रूम में पहुंचाया जाता है। पता नहीं बाहर सबको मालूम है या नहीं, लेकिन डॉक्टर घोष परेशान है। बताती हैं आज करवा चौथ है। तो मैं सोचती हूँ डॉक्टर घोष तो बंगाली हैं, उनका करवा चौथ से क्या वास्ता। अस्पताल के सारे कमरे, सारे ऑपरेशन थिएटर बुक हैं। शुभ दिन है और 4 बजे के बाद शुभ घड़ी। माओ के लिए अपने आने वाले बच्चों की कुंडली पहले से बनवा ली है, सिजेरियन के मुहूर्त के हिसाब से। ऐसा कोलकाता में भी होता है। मैं हैरान हूँ, लेकिन बगल में लेटी मारवाड़ी महिला को देखकर हैरानी दूर हो जाती है। डॉक्टर घोष लगातार मेरे लिए ओटी लेने की कोशिश में है। अभी इंटरकॉम पर झगड़ती है, कभी समझाने की कोशिश कर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वाले 8 बजे तक इंतज़ार करने को कहते हैं।
मेरी बुकिंग नहीं है, इसीलिए ओटी दे नहीं पाएंगे। मेरा सारा ध्यान उस मीटर के शोर पर है जो मेरे बच्चों की धड़कनें पकड़कर बगल वाली 2 स्क्रीनों पर दिखा रहा है। उनकी धड़कनें मुझे दर्द बर्दाश्त करने की वजह दे रही हैं। सीजन लेबर, द ट्विंस हैव टू बी टेकन आउट, डैम इट। बाकी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप मेरे इस पेशेंट को ओटी में नहीं डाल रहे हैं तो मैं कोई और ऑपरेशन नहीं करूंगी, ये समझ लीजिए। करीब करीब चीखते हुए डॉक्टर घोष फोन पटक कर मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। चेहरा संयत है लेकिन आंखें बेचैन हैं। बताती हैं कि 4 बजे ही सिजेरियन हो सकेगा और कमरा नहीं है, इसीलिए ऑपरेशन के बाद मुझे लेबर रूम में ही रहना पड़ेगा। और बच्चे? मैं चाहकर भी नहीं पूछ पाती। पहले मेरे भीतर की घुटन से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले ले दोनों, फिर देखेंगे। पता नहीं कितना वक्त गुजरा है, पता नहीं बाहर किसी ने खाना खाया है भी या नहीं। तभी एक नर्स भारी मलयालम लहजे में आकर पूछती है, आपका नाम अनु सिंह है? फिर ऑपरेशन की तैयारी, हरे रंग का गाउन, माथे पर लटकती हुई स्लाइन की बोतल और बड़ी मुश्किल से स्ट्रेचर पर लादी गई मैं। बीच में पतिदेव मिलते हैं। आर यू ओके? रूम नहीं मिला लेकिन हम सब कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का नज़ारा देखने लायक है। मैं कतार में हूँ 4थे नंबर पर। आज 40 सिजेरियन होने वाले हैं। मेरा नंबर 11वां है और वैसे भी तो मैं बिना अपॉइंटमेंट के पहुँची हूँ, हमेशा की तरह। तब तक ऐसे ही छत को निहारते हुए वक्त निकलना होगा। पता नहीं कितना वक्त निकला है, आधा घंटा या शायद 1 घंटा या पता नहीं कितने घंटे। आखिरकार मैं ओटी के अंदर हूँ। पीछे FM बज रहा है। बड़ा कूल ओटी है ये तो, मैं सोचती हूँ। मुझे ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया गया। 4-5 सिर मंडरा रहे हैं मेरे ऊपर। डॉक्टर घोष को छोड़कर मैं किसी को नहीं पहचानती। ओटी की गंध नथुनों में भरती जा रही है। भालो चेन, दोरोट टाकी खूब भीषण। ठीक है आप, तेज दर्द तो नहीं? एक डॉक्टर मुझसे बंगाली में पूछती है। अनु बंगाली नहीं है, मेरी डॉक्टर कहती है। ना ना, আমি সব কথা বুঝতে পারি, खूब भालो कोरे बोलबो, दोरो तो आछे एकटू। नहीं, मैं सब बातें समझ रही हूँ, अच्छी तरह बोल नहीं पाऊंगी, दर्द तो है थोड़ा थोड़ा। मैं झट से बोलती हूँ। डॉक्टर की मुझे नॉर्मल करने की कोशिश को मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देती। सब दर्द ठीक हो जाएगा, अभी मैं आपको मीठी नींद में सुलाऊंगा। आप उठेंगी तो 2 प्यारे बच्चों के रोने की आवाज़ आपको सुनाई देगी। एनेस्थेसिस्ट हैं शायद। मैं एक फीकी थकी हुई सी हंसी होठों पर लेकर आती हूँ। पीछे गाना बज रहा है। क्यों आजकल नींद कम, ख्वाब है ज़्यादा। ध्यान गाने की तरफ है, ओटी में हरकत जारी है। मैं भी एक दिन गाने लिखना चाहती हूँ। आधी बेहोशी में सोचती हूँ कि रोमांटिक गाने तो अब लिख नहीं सकूँगी, बच्चों के लिए लिखूँगी गीत। और तभी सभी आवाज़ें, ओटी की तेज़ गंध, गाने लिखने के नेक इरादे, केके की आवाज़, सब कुछ पीछे छूटते चले जाते हैं। कल था फ़कीर, आज दिल शहजादा है। मालूम नहीं मैं कितनी देर बाद जागी हूँ। डॉक्टर घोष मेरे कानों में आकर कहती हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड अ क्यूट लिटिल बॉय, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनु। बंगाली में बात करने वाले डॉक्टर भी हाथ पोंछते पोंछते चले आते हैं। फैमिली कंप्लीट होएगा छे, खूब भालो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं, इसके अलावा मुझे कुछ खबर भी नहीं। स्ट्रेचर पर ही बाहर निकाला जाता है। पतिदेव फिर रास्ते में मिलते हैं। मैंने देखा इनको, बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा, छुआ भी नहीं, महसूस भी नहीं किया। मुझे एक 4 सीटर कमरे में जगह मिली। एनेस्थीसिया का असर गया नहीं, अभी भी डिसोरिएंटेशन है। थोड़ी देर में पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रूमा रूम में आती है मिलने। दोनों ठीक है लेकिन बेटा थोड़ा रोया नहीं, डिस्ट्रेस में था। दोनों को 48 घंटों के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट में रखेंगे। अपने बंगाली लहजे में हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली के बीच डॉक्टर रूमा मुझे समझाती हैं। मतलब? मैं पूछती हूँ। मतलब कुछ नहीं, ठीक है दोनों, तुम ख्याल रखो अपना। ये लोग बिस्तर से उठकर चलने फिरने को कहेंगे, तुम इनकी बात मत सुनना। तब तक अपने शरीर पर जोर मत डालना जब तक ठीक न लगे। मैं कैथेटर भी नहीं हटा रही, अभी आराम करो। बच्चों से मिलाने ले जाऊंगी, कल बच्चे तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारा ठीक होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शुभ्रा घोष कहती हैं। डॉक्टर घोष मेरी गायनोकोलॉजिस्ट ही नहीं, मेरी हमदर्द भी हैं। सारी औरतों को ऐसे ही गायनोकोलॉजिस्ट मिलनी चाहिए जो उसके शरीर को समझे। शरीर की बनावट मेडिकली समझना अलग बात है, मन को शरीर का
हिस्सा मानते हुए उसे भी समझना दूसरी बात। हर रोज़ एक ही काम करते करते बेचारे डॉक्टर भी मन की हीलिंग को भूलकर शरीर को दवाओं से ठीक करने में लगे रहते हैं। दोष उनका भी नहीं, शुक्र है मेरी डॉक्टर ऐसी नहीं निकली। थोड़ी थोड़ी देर में मुझसे कई लोग एक एक करके मिलने आते रहते हैं। पति, मम्मी पापा, चाचा चाची, चाचा के दोस्त, उनके दोस्तों के दोस्त, भाई का दोस्त, छोटी दादी, चचेरी मौसी, दुर्गापुर से आए मेरे दोस्त का परिवार। लेकिन मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं सिर्फ अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। मुझे 48 घंटे तक इंतज़ार करना है। दर्द और व्याकुलता में ये 2 दिन निकलते हैं। इसके बीच विजिटिंग आवर्स में लोगों का आना जाना जारी है। मैं सोते हुए वक्त काटती रहती हूँ, जगी होती हूँ तो असहाय दर्द में होती हूँ। 13 अक्टूबर को सुबह सुबह डॉक्टर घोष आई हैं मुझे बच्चों से मिलवाने के लिए। मैं उनका हाथ थामे हुए धीरे धीरे सीसीयू में जाती हूँ। गाउन के ऊपर एक और गाउन डालने को कहा गया। हाथ 2 बार धुलवाए गए और उसके बाद एक चुल्लू सैनिटाइजर हथेली में उड़ेल दिया गया। नवजात के मामले में कोई खतरा नहीं उठाया जा सकता। घुसते ही बाईं ओर तीसरे क्रिब में बेटा सोया हुआ है। उसके नन्हे से हाथों में एंटीबायोटिक्स के लिए पाइप लगाए गए हैं। नाक पर ऑक्सीजन मास्क है। उसे देखकर लगता है जोर जोर से रोने लगूं। उसे मैं गोद में नहीं उठा सकती कल तक। फिर नर्स मुझे बेटी के पास ले जाती हैं जो दूसरे कोने में लेटी हैं। उसकी गोल चमकदार आंखों से मैं उसे पहचान लेती हूँ। ये है फाइटर चौधरी की फाइटर बेटी। मैं सोचती हूँ लगता है जैसे आईना देख रही हूँ, जैसे किसी ने मुझे ही जादू की छड़ी से नन्हा सा बच्चा बनाकर क्रिब में डाल दिया। बिल्कुल मेरी शक्ल। नर्स उसे उठाकर गोद में डाल देती है। मेरी आंखों के आगे कोहरा छा जाता है। आंसू है, कमजोरी भी। डोंट किस द बेबी, वो मुझे हिदायत देती है। डैम द नर्स। मैं फीडिंग रूम में पहुंचते सबसे पहले उसके माथे पर एक बोसा जोड़ देती हूँ। मेरी बेटी अपना चेहरा मुझ में और घुसा देती है। मेरी गंध पहचानती है शायद। अगले 3 दिन कमरे, नर्सरी और सीसीयू के बीच गुजरते हैं। मैं दिन भर रात भर उन्हें गोद में लेने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। फीड देने के नाम पर मेरा वक्त तो या तो नर्सरी में आद्या के पास गुजरता है या सीसीयू में आदित्य के पास। नाम मैंने उन्हें देखने से पहले ही तय कर लिया था। पूरे अस्पताल की रॉकस्टार हूँ मैं अभी। लिफ्ट में विजिटर्स भी देखकर मुस्कुराते हैं। कलाई पर लगे 2 बैंड देखकर पूछते हैं, आपको ही ट्विंस हुए हैं बेटा और बेटी? मैं भी मुस्कुरा देती हूँ। 3 दिनों में मैं क्या से क्या हो गई। फीडिंग रूम में कई किस्म की माएँ मिलती हैं। दूसरी बेटी को पैदा करने वाली माँ, जिसे अभी से मालूम है कि तीसरा बच्चा भी प्लान करना ही होगा। 18 सालों के इंतज़ार के बाद बेटे को जन्म देने वाली 40 साल की माँ, जिसका बेटा पिछले 1.5 महीने से आईसीयू में है और वो हर रोज़ सिर्फ बेटे को अपना दूध पिलाने आती है। बेटा सीधे माँ से दूध नहीं ले सकता, इसीलिए ब्रेस्ट पंप का सहारा लिया जाता है। उस बच्चे को देखा है मैंने आईसीयू में। मेरे अनजाने डर पर इस माँ की उम्मीद भारी पड़े इसी दुआ के साथ। किसी का पहला बच्चा है, किसी का दूसरा। 40 बच्चे हैं उस वक्त नियोनेटल में। हर बच्चे की पैदाइश की अलग कहानी है। यूनिवर्स जाने किस गणितीय समीकरण पर काम करता है। प्रकृति हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सब बच्चे अपनी अपनी किस्मत लेकर आए हैं। सब बच्चों की माँओं का संघर्ष भी अलग अलग है। हर परिवार भी एक साथ दिखते हुए भी कितना जुदा है एक दूसरे से। एक सी भावनाएं होती हैं बस, प्यार, ममता, डर, दर्द, उम्मीद और हताशा। तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो। हर किस्म के स्टार्टम की तरह मेरे सुखाभास का लम्हा भी छटक था। बच्चों को लेकर घर आई तो मालूम चला कि असल में नवजात पालना क्या होता है। अभी तक तो अस्पताल में नर्सें मेरी मदद कर रही थी। घर आकर मैं अचानक अकेली पड़ गई। तब भी मेरे पास बहुत सारे लोग थे। लोग चाहे जितने भी हों आसपास, माँ की जिम्मेदारियाँ कोई नहीं बांट सकता। मैं पूरी रात जगी रहती थी। एक बच्चे को दूध पिलाकर सुलाती तो दूसरा उठकर रोने लगता। दूसरे को वापस रखती तब तक पहले की नींद खुल जाती। चाहे बगल में कोई भी सोया हो, आधी रात के बाद सब गहरी नींद में होते थे। फिर थक कर सोई अपनी माँ को जगाने का मन भी नहीं होता। मैं माँ बन गई थी। माँ की थकन अब समझ में आने लगी थी। अपनी माँ को, दुनिया की सारी माँओं की। एक रात मेरे और बच्चों के साथ मेरी दादी सो रही थी। एक बच्चे को बुखार आ गया। उसे गोद में लेकर बैठी ही थी कि दूसरा उठकर दूध के लिए रोने लगा। उस रात मैं दोनों को गोद में लिए बहुत देर तक रोती रही। मैं 2 बच्चों को कैसे संभालूंगी, मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उस वक्त जब बच्चा छोटा हो, सबसे ज़्यादा अपनी बगल में किसी की ज़रूरत होती है तो वो होता है पति। उसका साथ में होना भर हिम्मत देता है। लेकिन जिन परिवारों में हम रहते हैं, उन परिवारों में माँ बनते ही सबसे पहले आपको अपने पति से दूर कर दिया जाता है।
कुछ रोजी रोटी की मजबूरी होती है और कुछ परिवार के आसपास होने का लालच। औरतें अपने प्रसव के लिए अपने पति से दूर या तो मायके चली जाती हैं या उसके आसपास ससुराल के लोग बिठा दिए जाते हैं। मुमकिन है कि ये नई नवेली माँ की बेहतरी के लिए किया जाता हो, लेकिन एक औरत को ये उम्मीद होती है कि जिस सृजन को उसने अपने पति के साथ साझा किया है, उस सृजन की तकलीफ को भी पति थोड़ा सा बांटेगा। प्रसव से टूटा हुआ शरीर सिर्फ थोड़े से स्पर्श का सुख चाहता है। कोई सिर पर हाथ फिरा दे, कोई दूध का एक गिलास थमा दे, कोई पीठ सहला दे। एक नई माँ के लिए इतना सा सुख भी बहुत होता है। एक नई माँ को इतना सा सुख ही नहीं मिल पाता। 3 हफ्तों तक बच्चों को संभालने की नाकाम कोशिश से मैं थक कर मैंने मायके जाने का फैसला किया। वहाँ कम से कम लोग तो होते हैं। संयुक्त परिवार ने बहुत मदद की। घर के पहले बच्चे थे दोनों, इसीलिए सबने जिम्मा ले लिया। रांची आकर मैं कई महीनों से पहली बार कुछ घंटे सोई थी। ये अफसोस हालांकि मन में चुभता रहा कि अगले कई महीने बच्चे अकेले ही देखने होंगे, उनके पिता के बगैर। सिर्फ इसीलिए क्योंकि पिता के पास काम थे और ये बहाना भी कि इतने छोटे बच्चों को देखने में भी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। औरत नेचुरल मदर होती है। उसने माँ बनने से पहले बेशक कभी बच्चा न संभाला हो, लेकिन हाथ में अपने नवजात को थामते ही स्तनपान से लेकर नहलाने धुलाने का काम उससे खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन बहुत कम पुरुष नेचुरल फादर होते हैं। मुमकिन है आप नेचुरल फादर न रहे हों, लेकिन कुछ बातें सीखी भी जाती हैं। आप बच्चे को संभालने में पत्नी की मदद इसीलिए नहीं करते क्योंकि कल को आपका बच्चा आपका एहसानमंद रहेगा। आप बच्चा संभालने में थोड़ी सी दिलचस्पी लेकर अपनी पत्नी के और करीब जाते हैं, उसे इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आपको उसकी फिक्र है। इसे नई पढ़ी का शौक या मजबूरी की संज्ञा दे दी जाती है। पुरुष कई बार ये दलील भी देते हैं कि हमारे पिताओं ने जब हमें संभालने में कोई योगदान नहीं दिया तो हमसे क्यों उम्मीद है। क्या ज़रूरी है कि हमारे माँ बाप ने जिस तरह बच्चे पैदा किए और जैसे उनकी परवरिश की वही आदर्श हो? क्या वक्त नहीं बदला? क्या बेटी बहू के तौर पर इस पीढ़ी की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नहीं बदली? सारे सवालों के जूझ लेने के बाद मैंने थक कर ये मान लिया कि बच्चों का आपकी ज़िंदगी में आना आपको अपने साथी से दूर कर देता है और ये आपका अपना चुना हुआ दुराव नहीं होता। कुछ तो हमारी कंडीशनिंग का दोष होता है और कुछ अहम का होता है जो आड़े आता है। हम बदलना नहीं चाहते। जो स्पेस बच्चा ले लेता है उस स्पेस में पति पत्नी अक्सर दूर हो जाते हैं। हालांकि दोनों ओर से थोड़ी सी कोशिश इस दूरी को कम या पूरी तरह ख़त्म कर सकती है। फैमिली काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरू कुमार बताती हैं कि जिस रिश्ते में बच्चे के आने के बाद भी साथ साथ सारे काम करने का जज्बा बना रहता है, वो रिश्ता वक्त की सारी मार को झेल लेता है। वरना कई बार औरतें रिश्ते में एकाकी महसूस करती हैं और बाद में बच्चे में इतनी रम जाती हैं कि पति शिकायत करने लगता है। दोनों अपने आप एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। बच्चे के आने के बाद वैवाहिक रिश्ते का बदल जाना हर घर की कहानी है। कुछ ही परिवार बच्चे को एक दूसरे के और करीब लाने का जरिया बना देते हैं, लेकिन अक्सर होता इसके विपरीत है। बच्चा आपके रिश्ते को और मजबूती देगा, आपको और करीब लाएगा या आपको एक दूसरे से जुदा करेगा, ये तय आपको ही करना है। उसकी शुरुआत रात में पत्नी के साथ उठकर डायपर बदलने या दूध बनाने से होती है। पिता बच्चे न पाले तो उसका प्रेम अपने बच्चे से कम नहीं होता। पति बच्चे की देखभाल में माँ का थोड़ा सा सहयोग दे दे तो दोनों का आपसी प्रेम जरूर बढ़ता है। मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत थी कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग रहे। मैंने दूसरों को अपने बच्चों की परवरिश में योगदान देने की अनुमति भी दी। नई माएँ अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, खासकर उन्हें अकेली पालते हुए। जाहिर है क्यों, उनका सुख दुख, रोना हंसना, दर्द हमदर्द सिर्फ उनका बच्चा होता है। जो नई माँ पूरी दुनिया से अलग थलग हो जाती है, अपने बच्चे के आसपास अपनी सारी दुनिया रच लेती है और इसीलिए उसे मालूम भी नहीं चलता कि कब और कैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी प्रसवोत्तर अवसाद उन्हें घेरने लगा है। इसके आगे की कहानी आप सुनेंगे अगले भाग में। अपना अनुभव जरूर साझा करिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पर, सुनते रहिएगा वैष्णवी को। धन्यवाद।